नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे ये और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहरीली शराब आती कहां से है। सवाल तो यह भी उठता है कि जब आबकारी विभाग और प्रशासन छापेमारी करके अवैध शराब फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ कर शराब को नष्ट करता है और नष्ट करने का दावा करता है, तो फिर कहां से जहरीली शराब की दुकानें सज जाती हैं? कब मौत का सिलसिला रुकेगा और कब मौत के सामान की बिक्री को लेकर के आबकारी विभाग जागता हुआ दिखेगा? तो प्रदेश में एक बार फिर से जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है और ताजा मामला कानपुर और संभल से सामने आया है, जहां पर कच्ची जहरीली शराब से कानपुर में 2 लोगों की मौत हुई है, 20 लोगों की हालत गंभीर है। तो वहीं संभल में भी भांग और जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। आखिर गुनहगार कौन है, इस पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में जहां एक तरफ आबकारी विभाग और पुलिस जगह जगह छापेमारी कर कच्ची शराब की फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का दावा कर रही है और हजारों लीटर कच्ची शराब और लहन को नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कच्ची और जहरीली शराब से मौत होने का मामला थम नहीं रहा। आबकारी विभाग और प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कानपुर और संभल से है। दोनों ही जगह कच्ची शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हाल ही में एटा से खबर थी कि कई शराब की पेटियां थाने से ही गायब हो गईं। तो ऐसे में आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत का एक खेल मालूम पड़ रहा है। इंदौर के पुल से उसमें जो है लोग खाए पिए, पता नहीं जहरीली क्या था क्या ऐसा उसमें, मतलब ये कोई पता नहीं, ईश्वर जाने। उसी में खाने पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और बकाया कुछ जो है मतलब ग्राहक वो थे, पीड़ित थे नशीले। कितने लोग पिए थे और कहाँ शराब आई थी? वो कम से कम 15-20 जने ग्रुप में कुछ नहीं पीते और उसमें 10-15 लोग, कुछ 10 या 15 लोग पिए थे। कोई कम पिए था, कोई ज्यादा पिए। शराब कहाँ से आई थी? शराब इंदौर के पुल से आई थी। वहाँ क्या है, ठेका है? ठेका नहीं है वहाँ, वो जो है ऐसे प्राइवेट जो है गुमटी चरौधा बेचता। क्या बेचता? इसमें करीब कुल 20 लोग आए थे, जिसमें से 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, और 12 के अलावा जो 8 लोग भी हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा रोक करके भी डिस्चार्ज करेंगे। सर बताया कि अवैध शराब पीने से ये कंडीशन हुई है। इसके बारे में वहाँ जांच चल रही है, वहाँ के डीएम भी यहाँ मौजूद हैं, और बाकी जो भी विवेचना में आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी प्रदेश में कच्ची और जहरीली शराब से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि पंचायत चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और ऐसे में वोटर्स को लुभाने में प्रधान पद के उम्मीदवार धन और शराब का इस्तेमाल करते हैं। आबकारी विभाग से मिलीभगत कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवालों के बीच में आए आबकारी विभाग और प्रशासन लापरवाही की नींद सोया है। वहीं जहरीली शराब से लोगों की जान जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। नौर के अंतर्गत ग्राम सेमरई से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कुछ लोग जिन्होंने शिवरात्रि के दिन परसों मेले में काफ़ी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया। ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। एक तरफ कच्ची शराब से जहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं आबकारी विभाग नींद में सोया हुआ है। कुछ चंद छापेमारी कर अपनी वाहवाही करने वाला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर कब रुकेगा जहरीली शराब का खेल? आबकारी विभाग नींद से जागकर कब रोकेगा मौत का कारोबार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जी हां, हर बार यही सवाल होता है, क्योंकि जब इस तरह से जहरीली शराब पीने की वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं तो फिर आबकारी विभाग पर भी सवाल उठते हैं। और सवाल हर बार यही उठता है कि आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी, जबकि हम लोग तमाम खबरें देखते हैं, रोज हम आप तक पहुंचाते हैं कि जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर अगर ये कार्रवाई हो रही है तो बार बार जहरीली शराब की वजह से लोगों को जान अपनी क्यों गंवानी पड़ती है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता हैं हमारे लखनऊ के। सूरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से, और लक्ष्मी नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास आता हूं। सूरज, बहुत जल्दी से जरा अपडेट करें कि कानपुर के अंदर ये जो पूरा घटनाक्रम हम लोगों ने देखा, उसमें अभी फिलहाल अपडेट क्या है और कारण क्या है इस घटनाक्रम के पीछे के? जी देखिए, जो कारण निकल के आया वहाँ पर जहरीली शराब को पी लेने से इन लोगों की हालत खराब हुई। हालांकि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर बताते हैं कि फतेहपुर के गाजीपुर थाने क्षेत्र में कामता मौर्य है, उनके घर में लिंटर डालने का काम हो रहा था। उसी दौरान उन लोगों ने खाना पीना खाया, उसके बाद शराब भी मंगाई गई। शराब ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से मंगाई गई, जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है वो ठेका नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब वो ठेका नहीं था तो क्या अवैध तरीके से शराब वहाँ पर बेची जा रही थी? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे सवालिया निशान यहाँ पर भी खड़ा होता दिखाई देता है। जी आयुष। रवि, क्योंकि जहरीली शराब को लेकर के हम लोगों ने देखा कि लखनऊ के अंदर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब कानपुर में इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ है, संभल से भी ऐसी ही जानकारी है, मेरठ में भी इसी तरह की घटना घटित हुई है। कैसे इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, और क्या ये हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैप्स हो रही हैं या जिन पर निगाहें नहीं जा रही हैं, या मिली भगत का भी आसार या अंदेशा हो सकता है, इस वजह से बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? रवि, देखिए, आबकारी विभाग एक बड़ा विभाग है और जिसका काम होता है कि जहरीली शराब या अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उस पर लगाम लगाने का। जो पुलिस होती है, पुलिस सहयोगी होती है, साफ तौर पे पुलिस की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर अवैध शराब का कारोबार हो रहा है तो आबकारी की और पुलिस विभाग की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि शराब का जो कारोबार कैसे हो रहा है। वह जहरीली शराब अगर बन रही है, बिक रही है, तो वो किसके कहने में बिक रही है, कौन उसको शरण दे रहा है? तो साफ तौर पे एक मोटी कमाई का जरिया होता है जिसकी वजह से ये अवैध रूप से काम होता है। अगर बात करें तो त्योहार शुरू हो गया है और त्योहार के आने से पहले ही जो शराब माफिया वो सक्रिय हो जाते हैं। उसको लेकर सरकार बेहद सख्त है और सरकार हर बार जो सख्ती भी करती है, पुलिस काम करती है, आबकारी विभाग काम करता है। अभी एसटीएफ ने लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से तमाम सारी जो जहरीली शराब है अवैध रूप से जो मिली थी वो बरामद हुई है। उसके अलावा गिरफ्तारी की गई तमाम सारे जो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एसटीएफ ने काम किया है, तमाम सारी शराब है वो बरामद की गई है। जो अवैध रूप से शराब का निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं, उसको मिक्सिंग करके बेचते हैं, उसमें गिरफ्तारी की गई। तमाम सारी जो शराब बनाने के जो उपकरण है वो बरामद किए गए हैं। मतलब प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम सारी ऐसी खबरें भी आई है जो साफ तौर पे जो बताती हैं कि अवैध शराब का कारोबार हो रहा था जहां पर पुलिस ने सख्ती की है। लेकिन अगर इन घटनाओं की बात करें, जिस तरीके से अगर संभल और कानपुर घटना हुई है, कुछ महीने पहले लखनऊ में ऐसी घटना हुई थी बंथरा इलाके में, जहां पर कोटे की दुकान पर शराब की जो बिक्री वो हो रही थी, उसमें बड़ी कार्रवाई हुई थी, लोगों की जानें भी गई थी। तो साफ तौर पर अगर माना जाए तो अवैध शराब की जो बिक्री है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ऐसी जो मौतें होती है तो उससे साफ होता है कि अवैध शराब की जो बिक्री है। चलिए रवि, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रवि, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, थोड़ा समझाइए जरा, क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं कि कार्रवाई भी होती है, हजारों लीटर अवैध शराब बरामद हुई, लहन को नष्ट किया गया, लगातार गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो प्रोसेस है ये रुकता हुआ क्यों नहीं नजर आता? ऐसा क्यों नहीं दिखता है कि लगाम लग गई हो या अंकुश लग गया हो, बावजूद इसके जब दिख रहा है कि प्रशासन सख्ती के मोड में है? क्यों होता है ऐसा? क्या वजह है इसके पीछे? आयुष जी, ये जो शराब का अवैध बिक्री है और इसका अवैध निर्माण है, इस पूरी सिस्टम पे हमें थोड़ा सा और गहराई पे जाना होगा, सिवाय इसके कि हम एक्साइज डिपार्टमेंट को ब्लेम कर दें या पुलिस को ब्लेम कर दें। ये समाधान होगा नहीं, क्योंकि कई बार लहन पकड़ा जाता है, अवैध शराब भी पकड़ी जाती है और कार्रवाई भी होती है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, शीघ्र ही जमानत पे छूट जाते हैं और फिर बनाने लगते हैं। कई गांव का बिजनेस ही यही है, मैं जानता हूँ जी। कई गांव का बिजनेस ही यही है, वो जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, फिर बनाते हैं। क्योंकि उसका पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो आप ध्यान देने का प्रयास करें, कि पहले बात तो ये बड़ा अटपटा लगेगा सुनने में कि कहीं ना कहीं शराब
निचले क्लास का, लेबर क्लास का जो काम कर रहा है, उसके लिए शायद यह जरूरत है, क्योंकि आपने देख लिया कि शराब बंदी भी हो चुकी, वो भी सफल नहीं है, चाहे जहां पे बंदी हुई हो, बिहार में हुई, गुजरात में हुई, मगर वो पूरी तरह सफल नहीं होती है और साइड से शराबें आती हैं और बिकती हैं और वो इस्तेमाल होती हैं। बिहार में नेपाल से खूब शराब आती है, सबको पता है। जी जी। तो शराब कहीं ना कहीं आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए और सरकार को भी इसको इसी हिसाब से देख लेना चाहिए। अब क्या दिक्कत है कि जो शराब बिकती है बाजार में ठेके वाली, ये 30 रुपए की, 35 रुपए की सरकार खरीदती है और 300 रुपए में बेचती है। इतना ज्यादा मुनाफा लेकर के यदि यही शराब आप सस्ती कर दीजिए तो जो ये अवैध शराब का धंधा है ये काफी हद तक रुक जाएगा। जिंदगी ज्यादा जरूरी है बनस्पत इसके कि हम रेवेन्यू की बात करें, हमें जिंदगी बचाने पे पहले ध्यान देना चाहिए। शराब भी एक पेय पदार्थ है, जैसे शरबत है, हर घर में लोग शरबत बनाते हैं, पीते हैं, तो इस पे कोई कंट्रोल थोड़ी है। इसी तरह शराब एक नशीली चीज होने के कारण इस पे थोड़ा सा रेगुलेशन कर दिया गया है। रेगुलेशन है, ठीक बात है, लेकिन ऐसा भी रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि लोग मजबूर होकर के चोरी करने पर आमदा हो जाए। मेरा मानना यह है कि शराब को रेगुलेट करना आवश्यक है, न कि उसको बहुत ज्यादा महंगा कर देना। आप देखिए जाने कितना ड्यूटी लगा दी जाती है, अभी कोरोना ड्यूटी भी लगा दी गई उसमें, तो वो सब मिलकर के अल्टीमेटली, अच्छा जिसको पीना है वो तो पिएगा, अब वो इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से चोरी करके कहीं से बरामद करने का प्रयास करेगा। अब शराब भी दो तरह से बनाते हैं, एक तो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और बना करके उसमें पानी वानी मिला करके बेचते हैं। कुछ क्या करते हैं कि यही ठेके वाली शराब खरीदते हैं, उसमें कुछ जहरीली धातु, जहरीली पदार्थ मिलाते हैं, जैसे लोकल उन्होंने जो है धतूरा मिला दिया, किसी ने कुचला मिला दिया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो थोड़े जहरीले हैं, थोड़े टॉक्सिकेंट्स हैं, इनको मिला देते हैं और उसको वॉल्यूम बढ़ा करके और उसको बेच देते हैं। तो वो जो मार्जिन मनी उनको मिलता है वो उसमें उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रकार से शराब बनाने के और जो लहन वगैरह से बनाते हैं, महुआ से बनाते हैं, चावल से बनाते हैं, गन्ने से बनाते हैं, ये सारी शराबें जो बनती हैं इसको बनाते हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में बनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, ये तो बात आपने कही कि नए सिरे से इस पर सोचने की आवश्यकता है, ठीक है, अब उस पर सरकार क्या विचार करती है इसके लिए तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है लक्ष्मी नारायण जी, उसमें इसको हम लोग मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं, और अगर हम इसको रोक सकते हैं मैक्सिमम तो वो चीजें दिखती क्यों नहीं, उसमें क्या हर्डल्स आते हैं? नहीं, देखिए रोका जाता है, पकड़ा भी जाता है। आपने ऐसा कोई जिला नहीं आप पाएंगे जहां पर अवैध शराब के धंधे को रोकने का प्रयास नहीं होता है। लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, मगर फिर वही प्रॉब्लम आती है कि जमानत में छूट के फिर करते हैं। इन पे पूर्णतः अंकुश लगने की स्थितियां नहीं आ पाती। ये बड़े गरीब लोग होते हैं। आप देखिए इस बिजनेस में जो लोग लोकल स्तर पे होते हैं, दे आर पुअर पीपल। पूरा गांव नदी के किनारे कछार में आप देखिए अवैध शराब की भट्टियां जल रही होती हैं शाम को। अब होली आ रही है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप देखिएगा कहीं से भी अगर आप बोटिंग से आप देखे जाकर के शाम की रात के वक्त आपको जगह जगह भट्टियां जलती नजर आ जाएंगी। लेकिन वही है कि अवैध कार्रवाई होती है, लोग पकड़े जाते हैं, बंद भी होते हैं, नष्ट भी होता है, सब कुछ होता है, गैंगस्टर तक लगता है, लेकिन फिर वही अंत में सजा वजह हो नहीं पाती है लास्ट में और बात खत्म हो जाती है। जो कहते हो आदमी फिर वो अपना फ्री हो जाता है और कार्रवाई करता रहता है। तो इसमें कहीं देखिए सिर्फ इस चीज से सोचने से ये शराब का अवैध धंधा बंद नहीं है। इसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और तभी इस विषय से हम अंकुश लगा पाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता है। सूरज, एक चीज मुझे बताएं, चूंकि अभी लक्ष्मी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आप लोग तो ग्राउंड पर बराबर रहते हैं, एक तो पंचायत चुनाव है, दूसरा अभी होली आने वाली है, त्योहार भी सर के ऊपर हैं, क्या प्रशासन वहां पर अभी मौजूदा व्यवस्था के अंदर मुस्तैद नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश हैं, बड़े प्रशासनिक फेरबदल भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा, सिर्फ जहरीली शराब की वजह से भी हुए हैं। कानपुर या उसके आसपास के इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो क्या वो मुस्तैदी आपको वहां पर दिख रही है, और अगर है तो वो किस स्तर पर है, और क्यों फिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ती हुई हम लोग को दिखती हैं? सूरज, थोड़ा ग्राउंड पे क्या रियलिटी है अपडेट करें। बिल्कुल आज देखिए बता दें आपको, ऊपर से आदेश तो जरूर होता है लेकिन एडीजी, डीजीपी और लगातार आईजी, पुलिस रैंक के अधिकारी और जिला अधिकारी इस पर संज्ञान भी लेते हैं और इस पर लगातार छापेमारी करके जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे होते हैं उनकी धरपकड़ भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अवैध शराब के कारोबारी हैं ये अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ करके सोचते हैं, उन जो अपराध कर रहे हैं वो अवैध शराब का,
वो इस तरीके से अपना फैला रखा है कि उसके सिंडिकेट को तोड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आपने बताया अभी चुनाव भी नजदीक है और लगातार त्योहार भी सर पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो शराब माफिया है वो अपने एक नेटवर्क को कितना बड़ा फैलाए हुए हैं, जिसपे पुलिस अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, बावजूद उसके वो पूरा एनालिसिस नहीं तोड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़ करके इस पे लगातार मुस्तैदी बनाए रहे, क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश होते हैं उसके बाद कार्रवाई होकर मामला ठंडे बस्ते में हो जाता है। अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस इसकी निगरानी लगातार रखे, कंटिन्यू करे, जो भी इस तरीके के लोग हैं शराब माफिया हैं उन पर नकेल कसे कि ये जेल से छूटने के बाद ये लोग क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है शायद इस पर रोक लगाई जा सकती है। जी रवि, बंथरा में जो जहरीली शराब कांड हुआ उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, कड़ी कार्रवाई भी उस दौरान हुई, बड़े प्रशासनिक फेरबदल तक हो गए उस दौरान। लेकिन क्या वो जो इंटेंसिटी उस समय थी, जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही थी, क्या आज अभी भी बरकरार है? क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, होली भी है, क्या उसी इंटेंसिटी के साथ प्रशासन वहां पर काम करता हुआ आपको दिख रहा है रवि? देखिए, अभी तक के जो हालात थे वो हालात कह सकते हैं कि पुलिस के हिसाब से ठीक थे, लेकिन अगर बात करें जैसे जो पंचायत चुनाव वो होने हैं, उसके अलावा त्यौहार भी आने वाला है, तो त्यौहार को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर जो शराब माफिया है वो सक्रिय हो रहे हैं। उसको लेकर सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो अवैध शराब का कारोबार है, जो जहरीली शराब का कारोबार है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए। लगातार चाहे एसटीएफ की टीम में हो, लगातार छापेमारी कर रही है, तमाम सारे गिरफ्तारियां की गई हैं, तमाम जगह ऐसी जहां पे शराब बनाई जा रही थी उनको पकड़ा गया है, तमाम सारी शराब है वो पकड़ी गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्थानीय पुलिस है लगातार वो कार्रवाई कर रही है, आबकारी विभाग वो लगातार निगरानी कर रहा है ताकि अवैध शराब का काम है, जहरीली शराब का कारोबार है वो ना हो पाए। लेकिन अगर बात करें तो जिला पंचायत चुनाव जिस तरीके से अब आने वाला है, तो उसको लेकर एक मोटी कमाई नजर आ रही है इन शराब माफियाओं को। उसको लेकर माना जा रहा है कि सक्रिय हो रहे हैं और उसी के चलते ही जो तस्वीरें निकल कर है, चाहे वो कानपुर की तस्वीरें हो, चाहे संभल की तस्वीरें हो, या पूर्व में जो अन्य जिलों में तस्वीरें निकल गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर सरकार जरूर काम कर रही है, लेकिन शायद इसमें कुछ और विचार करने की जरूरत है कि शराब का जो कारोबार है वो क्यों हो रहा है। कि अगर बात करें तो जिस तरीके से जो शराब बनाने वाले जो कारोबारी है वह शराब का निर्माण करते हैं, फिर उसको बिक्री करते हैं, तो एक उनका कारोबार बन चुका है और वो पहले जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, छूट के आते हैं, फिर वो उस कारोबार में लिप्त हो जाते हैं। तो साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध शराब का जो कारोबार हो रहा है उन पर नजर रखने की जरूरत है कि जो लोग काम कर रहे हैं कि अगर वो छूट के आते हैं तो क्या फिर वो दोबारा से उस काम में जा रहे हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर जहरीली शराब का जो कारोबार हो रहा है उनकी निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम सारी ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जहां पर जो शराब के ठेके वहां पर कभी कभी जो मिलावटी शराब या जो जहरीली शराब वो मिल जाती है, जिसकी वजह से जो घटना है वो हो जाती है। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में जो शराब की कीमत वो कम है, उसके बाद वो जो शराब है वो तस्करी कर प्रदेश में लाई जाती है, उसकी बिक्री की जाती है। तमाम जगह पर ऐसी है जो शराब पकड़ी गई है, बरामद की गई, गिरफ्तारें भी की गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे प्रदेशों से शराब जो यहाँ पर ला के बेची जाती है, तो बॉर्डर पे ही क्यों नहीं वो शराब पकड़ ली जाती है। एसटीएफ या लोकल जो पुलिस है वो कैसे उसको पकड़ती है, जब वो एंट्री करती तभी क्यों नहीं वो शराब बरामद कर ली जाती है। उसके अलावा जो तमाम सारे जिलों में जो अवैध शराब का जो निर्माण होता है किस तरीके से होता है, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है कि शराब की बिक्री है वो कैसे हो रही है, कैसे निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर के चैलेंजेस बहुत हैं रवि, और मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर जब तक इसकी निगरानी या मॉनिटरिंग होगी नहीं तब तक इतना आसान नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज मुझे थोड़ा और समझाएं, चूंकि इन चीजों को आपने तो बहुत नजदीक से देख लिया होगा और देखा होगा, आपके समय में भी बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं घटित हुई होंगी। मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? एक तरफ तो इसको कंटेन करना है, दूसरी तरफ ये भी है कि इसका जो जड़ है उसके ऊपर आप लोगों को किसी तरह से प्रहार करना, ये कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हमको सोचने की जरूरत है, लेकिन अभी वो होता हुआ दिख नहीं रहा। जो मौजूदा चीजें उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, इसको कैसे रोकते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हम लोग गांव के चौकीदार होते हैं, गांव के हमारे अपने लोग होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, सूचनाएं मिल जाती हैं। जो झाड़ियों वाड़ियों जो आपका जो मैंने कहा ना नदी के किनारे की जो एरिया होता है ये बड़ा वल्नरेबल होता है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा सा ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपना बना लेते हैं, और इसमें इनको 2 दिन लगते हैं खाली भट्टी बनाने में और शराब निकालने में। तो कई बार होता है अपना गाँव से गए 2 दिन में अपना बना बनू करके और अपना सप्लाई कर दिए। ये बात सही है कि कुछ इसमें माफिया लोग जुड़े हुए हैं, और ये माफिया जो है यही पूरा माल खरीद लेते हैं, और खरीद करके फिर अभी ये होली और चुनाव आएंगे इसमें ये लोग सप्लाई भी करेंगे। तो इन पे तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा, इनके मोबाइल फोन ट्रैक कर लिए जाने चाहिए ताकि किस तरह से इनका सेल डीड हो रहा है वो पता किया जा सके। इसी तरह से जो बनाने वाले हैं उनके मोबाइल फोन ट्रैक में रखे जाए हमेशा। तो कुछ नियमों में शिथिलता की जरूरत है,
ताकि पुलिस एक्शन ले सके। और मैंने फिर से रिपीट किया कि कहीं ना कहीं पर इस चीज को रोकने के लिए हमें शराब को सस्ता करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि शराब कहीं ना कहीं अगर जरूरत है तो फिर उस हिसाब से मुहैया करें। तो अब जैसे भी हो, चूंकि अब शराब लेकिन लक्ष्मी नारायण जी मुझे बताइए, चूंकि जाहिर बात है जब आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और आप लोग अपने स्तर पर इन चैलेंजेस को देखते होंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों की तरफ से भी सजेस्ट किया गया होगा इसके पहले की सरकारों को भी, जब आप कार में थे या फिर आप जब कार्यरत थे। क्या वजह है कि इन सारी चीजों को लेकर के वो गंभीरता होती नहीं? क्या रेवेन्यू एक बहुत बड़ा रीजन है या वाकई में लोगों को लगता है कि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट ज्यादा है बनिस्बत इसके कि हम जान बचा पाए? क्योंकि आदेश निर्देश तो बहुत होते हैं लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कैसे? आप लोगों ने तो कभी ना कभी सुझाव दिया ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि रेवेन्यू ही स्टेट के लिए और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है और वो बाकी चीजें गौड़ हो जाती है। अल्टीमेटली यही दिक्कत आती है, वरना क्या जरूरत है? शराब भी एक पेय पदार्थ है, इसको लोग पी रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग है, तो बहरहाल इसमें कहीं सोचने की जरूरत है। और जो धरपकड़ होती है इसमें थोड़ा सा हमें ये लगता है कि इसमें जो जेल का पीरियड है इन बदमाशों का जो क्रिमिनल्स बनाते हैं ये थोड़ा बढ़ना चाहिए। तत्काल जमानत होती है, बेलेबल ऑफेंसेज है सारे के सारे। एक्साइज एक्ट के ज्यादातर ऑफेंसेज बेलेबल ऊपर से जमानत ले ली जाती है। यहाँ से नहीं, थाने वाले तो नहीं देते हैं लेकिन वो कोर्ट से फौरन मिल जाती है, 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। कब तक एक ही जगह पे कब तक पुलिस खड़ी रहेगी? आप ही सोचिए। पुलिस की भी एक सीमा है, उसके पास और भी काम आते हैं। कहीं हत्या हो गई तो पुलिस फोर्स विड्रा हो जाता है, कहीं लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कोई और इशू जाते हैं, कोई वीआईपी का विजिट आ जाता है। हर गांव में तो नहीं पुलिस हर समय 2 सिपाही खड़ा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं पर इस चीज को रोकना पड़ेगा कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये थोड़े दिन जेल में रहें। ये जेल में रहते ही नहीं है, आप देख लीजिए, पता करा लीजिए इस बात को, ये जेल में रहते ही नहीं है। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मुझे लगता है फिर तो यहाँ पर जब इस तरीके के लूप होल्स हैं तो बड़ा मुश्किल है और बड़े चैलेंजेस होते होंगे। हालांकि उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि इस पर किसी तरह